हेलो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड वेल, सुधांशु फ्रॉम स्किलशॉट एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर सब्सटैंशियली टुडे। अभी तक जो है हम लोगों ने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ लिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पढ़ लिया। इसके अलावा जो है हम लोगों ने पढ़ा पर्सन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा असेसमेंट ईयर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस ईयर क्या होता है। अदर देन दैट यही जो है कुछ चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी तक सो फार पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो टॉपिक्स करेंगे, हम एक बार आपको बता देते हैं। ये वाले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, पर इससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू ये वाला एक्सेप्शंस टू सेक्शन 6(1)(c). इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1(a). इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो हमारा जो है टारगेट ये रहेगा, बहुत आसान सी टॉपिक है। सिंस ये लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपका बेस बिल्डिंग कर दिया है, आपको आंसर राइटिंग सिखा दिया है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ये बता दिया है, और उसको फॉर्मेटिंग के साथ कैसे प्रेजेंट करना है ये भी सिखा दिया है। तो ये वाला लेक्चर जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, और इसको जो है हम लोग थोड़ा जल्दी करने का जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार सेक्शन 6(1)(c) से। तो देखो, हमारा सेक्शन 6(1)(c) जो है, सेक्शन 6(1)(c) ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इफ एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन इंडिया, या फिर इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया for 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years immediately preceding previous year, तब जो है हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस सेक्शन में दिक्कत क्या है कि 60 डेज और मोर जो है, ये जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 60 दिन का, ये बहुत कम है, ठीक है। इट इज वेरी लेस टाइम फ्रेम, वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, आई वुड से शॉर्ट टाइम फ्रेम। यानी कि 60 दिन मतलब 2 महीने। 2 महीने इज नो बिग डील, 2 महीने रहना इज नो बिग डील, ठीक है। तो सर 2 महीने रहना इज नो बिग डील, तो क्या होना चाहिए? एक बार समझाते हैं। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं देगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मानो कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है, मान लेते हैं विनीत। ये विनीत कर देते, ठीक है। तो विनीत जो है ना, ये मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बंदा है मरीन इंजीनियर है, ठीक है। अभी ये एक शिप क्रू का मेंबर है, एबीसी शिपिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में जो है ये मेंबर है। तो कहानी समझ में आया। विनीत जो है ये मर्चेंट नेवी में काम करता है एज अ मरीन इंजीनियर, और ये जो है इसका कंपनी का नाम है एबीसी शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी शिपिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है।
तो अभी सीन क्या है कि ये जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपना समय जो है गुजारता है कहाँ, ओशन में, ओशन वाटर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये कहाँ रहता है, ओशन वाटर्स में। ये हर 6 महीने पे, एवरी 6 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स, ये हर 6 महीने के बाद 15 या 20 दिन के लिए घर आता है। ये हर 6 महीने के बाद 15 या 20 दिन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ईयर ये अराउंड 40 से 50 डेज के आसपास, या फिर मान लेते हैं अगर ये 1 महीने के लिए भी आया, 1 मंथ, तो इसका जो है 40 to 70 डेज इन अ ईयर जो है ये रहता है ऑन एन एवरेज। तो आप सोचो इसके साथ क्या ज्यादती नहीं हो जाएगा कि एक तो ये बंदा मोस्टली साल में है नहीं, और जिस टाइम पे आप मर्चेंट नेवी लोग का प्रोफाइल जानते हो, लोग ऐसा होता है कि इन लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है शिप पे बिताते हैं। एंड कभी कभी जो है साल में हर 6 महीने में जो है एक बार आया, कुछ दिन के लिए रहा, महीने 1.5 महीने के लिए, और फिर वापस से इनको शिप पे जाना पड़ता है, वापस से सेम चीज जो है ये रिपीट पे चलता रहता है। तो कुल मिला के बात ये कि साल में इनको 70-80 दिन ही जो है अपने कंट्री में बिताने का मिलता है। बाकी के टाइम पे कहाँ रहते हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग टेरिटोरियल, अलग टेरिटरी के इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं। तो क्या आप सोचो अगर ये 60 दिन वाला प्रोविजन इन पे लग गया तो इनके साथ ज्यादती नहीं हो जाएगा कि एक तो ये जहां पे है वहां भी टैक्स दे रहा है, प्लस यहाँ पे भी है एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। यानी कि सोचो हमारा 6 मंथ्स ही क्या बोलता है कि अगर आप 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रहते हो और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रहते हो तो आप रेसिडेंट है। अभी रेसिडेंट बन जाना इट्स नॉट एन अचीवमेंट, ये अचीवमेंट नहीं है। इट्स बेसिकली कि अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो आपके ऊपर टैक्स बर्डन जो है बढ़ जाता है। तो एक तो ये बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने कंट्री में है ही नहीं, और ऊपर से इसके साथ ज्यादती ये हो रहा है कि इससे हम लोग गला पकड़ के बोले अरे ना 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 भैया तुम तो लास्ट ईयर 70 दिन के लिए था विच इज ग्रेटर देन 60 डेज, तो आपको जो है इंडिया में आके टैक्स देना होगा। बताओ कोई सेंस बनता है क्या? तो ऐसे ये विनीत जैसे कुछ लोग हैं, ये विनीत तो है अपना शिप क्रू का मेंबर है, ही इज द मेंबर ऑफ व्हाट, शिप क्रू। अदर देन दैट जो है और भी कुछ कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, ये एग्जांपल 1 था। एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, मान लो वो लोग जो लोग चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। अभी आप अगर अपना डेटा देखोगे हमारे इंडिया से तो काफी लोग जो है इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया में जॉब का कोई स्कोप है नहीं, है ना। तो पर्सन हु इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो ये लोग क्या है कि ये लोग जो है साल साल भर इंडिया के बाहर रहते हैं, और कभी कभार जो है फेस्टिव सीजन में जब दिवाली होती है घर पे, या हमारे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है, या फिर छठ पूजा होता है, मान लो जो भी है, ये जो है महीने 2 महीने के लिए घर आ जाते हैं साल में। क्योंकि देखो जो भी है, कितना भी अपना देश छोड़ के जाए, अपने देश में जो बात है ये अब क्या बताए, मतलब मान लो इसका पूरा फैमिली बंदे का रहता है इंडिया में, अगर कोई बंदा है जिसका पूरा फैमिली रहता है इंडिया में एंड ये जा रहा है इंडिया से बाहर फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो ये जब वापस आ रहा है तो कम से कम महीने 2 महीने तो रहेगा ही साल में, है ना। या फिर चलो मान लेते हैं जो आते जाते रहा, कभी कभी हर ओकेजनली आ गया, तो आते जाते भी तो महीने 2 महीने हो जाएंगे, 60 दिन तो हो ही जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो अगर इसका फैमिली इंडिया में है और ये इंडिया के बाहर अब्रॉड में है, तो फैमिली को तो ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता ना, इंडिया तो आते जाते रहेगा। तो ये करके तो 60 दिन आराम से पूरा हो जाएगा। तो सोचो एक तो ये जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वहां पे ये टैक्स दे रहा है, प्लस जब हम लोग इसको बोलते हैं कि भैया अब तो आप इंडिया में 60 दिन से ज्यादा हो, इंडिया में भी आपको टैक्स देना होगा, तो मतलब बंदे का गला तो एक वो कंट्री पकड़ रही है, हम लोग भी गला पकड़ ले। प्रॉब्लम समझ आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम है। इस कंडीशन से जो है आप देखोगे कि रेसिडेंट बनना ज्यादा आसान है, ठीक है।
तो बेसिकली इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि हमारा सेक्शन 6(1)(c जो है ना, इसका कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ सेक्शन 6(1)(c। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। पहला एक्सेप्शन क्या है कि मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, मेंबर ऑफ शिप क्रू। नंबर 2, एनी पर्सन, एन इंडिविजुअल, पर्सन नहीं बोलता है, एन इंडिविजुअल गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो ये दो जो है ना, ये दो कैटेगरी के लोग, दे आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। इसका मतलब क्या है, अगर इनको रेसिडेंट बनना है तो ये रेसिडेंट एक ही तरीके से बन सकते हैं, बाय सैटिस्फाइंग, इफ दे सैटिस्फाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। यानी कि कौन सा वाला, 182 डेज वाला। So in case of member of ship crew, Indian ship crew, and in case of an individual who is going outside India for employment purpose, we can say that they can become the resident of India only and only if they satisfy the condition as laid down in section 6 subsection 1 clause A। यानी कि इन पे यहाँ पे देता नोट, इन पे जो है अपना सेक्शन 6(1)(c अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक और कैटेगरी का लोग है, एक और कैटेगरी का लोग है जिसपे सेक्शन 6(1)(c अप्लाई नहीं होता है। एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, an Indian citizen or a person of Indian origin who generally resides outside India but comes to India for visit purpose। कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। यानी कि ये तीन कैटेगरी के लोग कौन कौन, एक मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, नंबर 2 एन इंडिविजुअल गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एंड नंबर 3 एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है बता देते हैं सर, इसे टेंशन मत लो, बता देता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कोई नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वेयर सिटीजन्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के वो लोग सिटीजन थे, ठीक है। कौन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है सिटीजन थे किसके, अनडिवाइडेड इंडिया के, ठीक है। ये लोग कौन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर विजिट, यानी कि देखो जनरली वो इंडिया के बाहर रहता है, उसका इंडिया से दूर से दिखता रहता नहीं है, बट वो कभी कभी जो है इंडिया आता है घूमने के लिए। तो ये तीन कैटेगरी के लोग पे ना जनरली सेक्शन 6(1)(c नहीं लगता। यानी कि अगर इनको रेसिडेंट बनना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इनको रेसिडेंट बनना है तो इनको जो है 182 डेज वाला क्राइटेरिया ही फुलफिल करना पड़ेगा। इनको अगर रेसिडेंट बनना है तो 182 डेज वाला कंडीशन
फुलफिल करना पड़ेगा। विच इज कौन सा, सेक्शन 6 लिख देता है यहाँ पे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, एक एग्जांपल दे। चलो एक पॉइंट और आपको बताता है। द इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु जनरली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। ठीक है, अच्छा चलो एक और चीज आपको बताता है, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस करेंगे, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारा जो ये जो थर्ड कैटेगरी वाला पर्सन है, ये वाला, यहां पे क्या बोला कि हाउएवर, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस ये हाईलाइट कर देता है। हाउएवर यहाँ पे बोला कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है जो इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए, अगर इनका हाउएवर इफ द इंडियन इनकम, if the total income excluding foreign income मतलब कौन सा इनकम, इंडियन इनकम, यानी कि ये लोग तो है जो है इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया जो है घूमने आ रहे हैं। पर इनके केस में बोला कि अगर इनका जो इंडियन इनकम है वो एक्सीड्स ₹15 लाख, वो एक्सीड्स ₹15 लाख, देन modified, then such individual can become resident by satisfying any of the below conditions। तो देखो हमारा जो थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, यानी कि एक इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनरली इंडिया के बाहर ही रहता है बट कभी कभी इंडिया जो है वो घूमने के लिए आया है। ठीक है, तो अगर ऐसा पर्सन है तो इसको हम लोग बोलते हैं 61C का एक्सेप्शन है, यानी कि आपको 182 डेज और मोर इंडिया में रहना होगा तभी जाके आप रेसिडेंट बनोगे। पर इसके केस में क्या हुआ कि इनमें जो लोग ऐसे हैं जिनका जो अभी भी इंडिया, जो तो इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया से उनका इनकम जो अर्न हो रहा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर दैट एक्सीड्स ₹15 लाख, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि आप रेसिडेंट बनने के लिए दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। पहला कंडीशन तो वही है जो आप जानते हो, 61A 182 डेज वाला, 182 डेज वाला कंडीशन। तो अगर आप ये सेटिस्फाई कर दो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, हाउएवर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप ये सेटिस्फाई नहीं करते हो तो हम लोग देखेंगे कि आप ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 120 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर ये क्या चीज है सर, ये तो समझ ही नहीं आया, समझाते। तो देखो बोला कि अगर सबसे पहले हम एक बार आपको नटशेल में बताते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग देखें कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में जो है टाइम फ्रेम 60 दिन का बहुत छोटा है, तो उसके लिए जो है कुछ कुछ लोगों को जिनके लिए अगर हम लोग 60 दिन का टाइम फ्रेम रख दे तो वो ज्यादती हो जाएगा, तो उन लोगों को जो है इस 61C वाले प्रोविजन से जो है एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, कौन है वो लोग? वो लोग है सबसे पहले मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, दूसरा है एनी इंडिविजुअल गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, यानी कि अगर कल को आप भी जाते हो लंदन, यूके, दुबई वगैरह एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो आपके ऊपर भी 61C नहीं लगेगा।
और तीसरा वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनरली इंडिया के बाहर ही रहता है बट कभी कभी इंडिया घूमने आ जाता है। तो इन तीन लोगों को क्या किया 6(1)(c) का एक्सेप्शन के कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। यानी कि अगर इनको रेसिडेंट बनना है तो दे कैन ओनली बिकम रेसिडेंट बाय सेटिस्फाइंग 182 डेज और मोर, ठीक है। यानी कि 6(1)(a) सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके ये रेसिडेंट बनेंगे। हाउएवर ये लोग बोला कि अगर आप थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन यानी कि पर्सन और इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, अगर आप ये हो और आपका इंडियन इनकम जो है किसी फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख से ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो उसके केस में जो है आप रेसिडेंट बन सकते हो। या तो आप 182 डेज और मोर सेटिस्फाई कर दो तब आप रेसिडेंट बन जाओगे, या फिर आपके लिए जो 60 दिन वाला प्रोविजन है वो 60 दिन वाला प्रोविजन को हम लोग मॉडिफाई कर देंगे और वो 120 दिन प्लस 365 दिन हो जाएगा। तो आपका जो 60 डेज वाला प्रोविजन है वो 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोविजन सेटिस्फाई करो, आप जो है बन जाएंगे क्या, हमारा रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। क्या बन जाएंगे आप, रेसिडेंट इन इंडिया। तो या तो आप 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल कर दो या फिर आपका प्रीवियस ईयर में 122 डेज और मोर आप रुके हो प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तब आपको जो है रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो सर क्या ये 120 दिन वाला प्रोविजन यहाँ इन दोनों केसेस में भी लगेगा क्या सर, इंडियन शिप क्रू वाले कंडीशन में भी लगेगा क्या, या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाले कंडीशन में भी लगेगा क्या? नहीं, आंसर इज नो। ये जो है मॉडिफाइड कंडीशन और 6(1)(c) ये बस एक ही केस में लगेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ओनली इन द केस ऑफ इंडियन सिटीजन or person of Indian origin whose Indian income is greater than 50 lakhs। समझ में आया? तो ये एक ही बंदे के केस में लगेगा, किसके केस में, ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है यानी कि कैटेगरी सी वाला बंदा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास है मनमोहन तिवारी, ठीक है। वी हैव मनमोहन तिवारी। मनमोहन तिवारी जो है ये बेसिकली अपना एक ये अपना जो है कभी हैज नेवर लेफ्ट इंडिया, हैज नेवर लेफ्ट इंडिया। मनमोहन तिवारी हैज नेवर लेफ्ट इंडिया ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर नहीं करते, चल थोड़ा अलग टाइप का डेटा लेते हैं। मान लेते हैं इसके केस में ऑन अपना 1 जनवरी 2023 he decided to go to Canada. He go to Canada for employment purpose on 1 November 2023 he came to India for 21 days
for 21 days and again for 21 days. ठीक है, on 1st October 2024 he came to India on and stayed till November नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर till January 25 till 25th January 25. Determine residential status for the previous year 24-25. तो देखो यहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर ही बोल दिया, असेसमेंट ईयर 25-26 ना बोल के आपको हम प्रीवियस ईयर ही 24-25 बोल दिया। तो चलो, अगर ये नॉर्मल कोई केस होता, नॉर्मल केस यानी कि अगर आप लोग बोलते, पहले हम बताता है कि ये क्या हो सकता था और फिर हम बताता है कि एक्चुअली में क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मनमोहन तिवारी है, ही हैज नेवर लेफ्ट इंडिया। ठीक है, ही हैज नेवर लेफ्ट इंडिया। सो हम लोग देखते हैं कि अपना प्रीवियस ईयर, जैसे हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ डेज टोटल। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अपना 24-25 में कितने दिन रहा? 24-25 में जो ये आया है 1 अक्टूबर को, यानी कि ये रहा है अक्टूबर 31 डेज, प्लस आपका नवंबर रहा है 30 डेज, प्लस दिसंबर रहा है 31 डेज, प्लस जो है आपका जनवरी रहा है 26 डेज, नहीं सॉरी 25 डेज। ठीक है, तो ये इतने दिन रहे, तो कितना हो रहा है टोटल अपना 31, 30, 61, 62, 92, 92, 97, 97 और आपका 117 दिन, 117 डेज, 117 डेज। ध्यान रखना कि डे ऑफ अराइवल, and day of departure shall be counted। हम ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ठीक है, आने जाने के दिन को गिनते नहीं है, हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं। तो 24-25 में जो है वो 117 दिन रहा है। उसके बाद 23-24 के दौरान कितने दिन रहा देखते हैं। 23-24 में वो आया 1 नवंबर को, यानी कि नवंबर वो रहा है 21 डेज, तो यानी कि 21 डेज रहा है नवंबर में। उसके बाद 22-23 में 22-23 में 22-23 में कितने दिन रहा? 1 जनवरी को कनाडा गया, यानी कि जनवरी नहीं रहा, फरवरी नहीं रहा, मार्च नहीं रहा, राइट, जैन नहीं रहा, मार्च नहीं रहा, यानी कि ये बंदा था अप्रैल टू दिसंबर था, अप्रैल से लेके दिसंबर तक था, और उसके बाद जनवरी के 1 दिन तक था, है ना। तो कितना दिन हो रहा है गिनो। अरे नहीं समझ आ रहा है, करते देखते। तो देखो अप्रैल था 22-23 में, अप्रैल आपका हो गया 30 प्लस मई 31 प्लस जून 30 प्लस जुलाई 31 प्लस अगस्त 31, दिन गिन रहे, चैप्टर में पूरा टाइम यही करना होता है, प्लस सितंबर
30 प्लस अक्टूबर 31 प्लस नवंबर 30 प्लस दिसंबर 31 प्लस जैन, एक दिन। तो कितना दिन होता है? 22-23 में तो ये पहली बार गया, इससे पहले तो कभी गया ही नहीं था ना। तो 1 जनवरी 2023 को गया, तो डे ऑफ डिपार्चर शैल बी काउंटेड, है ना। तो कितना दिन होता है गिनो, मैं भी कर लेता हूँ कैलकुलेशन, अब भी करो साथ में। तो कितना है 30, 1 2 3 4 4 प्लस 31 कितना है 1 2 3 4 5 प्लस 1, 276 डेज हो रहा है। आप लोग देख लो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग बताना, ठीक है। और उससे पहले देखो 5 साल रखते हैं ना, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर और चार प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो 21-22 इंडिया छोड़ा ही नहीं, तो पूरा का पूरा 365 दिन। और अपना 20-21 जो है पूरा 365 डेज। अब देखो हम लोग निकाल रहे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पीरियड 24-25, राइट, यानी कि 24-25 के प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट है कि नहीं। अभी अगर वो 24-25 प्रीवियस ईयर में बंदा रेसिडेंट अगर ये बन जाए, 24-25 के पीरियड में अगर ये बंदा रेसिडेंट बन जाए, तो ये तो कनाडा चला गया है 1 जनवरी 2023 को, ये बंदा कनाडा में ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, समझ रहे हो। मनमोहन तिवारी कनाडा गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दे रहा है जो भी वहां कमा रहा है सैलरी से। और ये अगर 24-25 में इंडिया में भी रेसिडेंट बन जाता है तो ही विल बी फोर्स्ड टू पे टैक्सेस इन इंडिया। आप लोग क्यों मनमोहन तिवारी का गला दबाने के पीछे चले लो। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसको क्या रिलैक्सेशन दिया, इसको बोला कि दादा आपके ऊपर हम 6(1)(c) नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। जैसे ही आप लोग एम्प्लॉयमेंट पर्पस शब्द देखो, जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस शब्द देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है दिस इज द केस ऑफ दिस केस, ये ऐसे हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, आपको पूरा चीज लिखना होगा लॉ के साथ एक्सेप्शन, ठीक है। तो दिस केस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 subsection 1 clause C. Therefore, in order to become resident, Manmohan has to satisfy section 6 subsection 1A। तो 6(1)(c) क्या था? 6(1)(c) था कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस 4 साल में 4 इयर्स में 365 दिन। तो ये वाला कंडीशन जो है नहीं लगेगा, ये वाला कंडीशन अब नहीं लगेगा। तो कौन सा कंडीशन लगेगा सर? 6(1)(a) वाला लगेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, ये वाला कंडीशन जो है ये लगेगा इस पे, ठीक है। तो इसके केस में क्या लग रहा है, ये बंदा प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या 182 डेज था? आंसर इज नहीं था। तो इन द प्रेजेंट केस तो आपको ऐसे लॉ लिखना है कि इन ऑर्डर टू बिकम, इसका लैंग्वेज कैसे होगा कि इन ऑर्डर टू बिकम रेसिडेंट मिस्टर मनमोहन जनरली एन इंडिविजुअल हैज टू सेटिस्फाई ईदर ऑफ द कंडीशन लेड डाउन इन सेक्शन 6। However, in case an individual goes outside India for employment purpose, that case comes under the exception to the rule of section 6 subsection 1 clause C. Therefore, in order to become resident, that individual has to satisfy the conditions laid down in section 6(1)(a। फिर वहां पे 6(1)(a) का कंडीशन लिख देना कि क्या है। उसके बाद लिखना कि in present case मनमोहन was present in India for कितने दिन के लिए था? 117 दिन, for 117 days during previous year 24-25, during previous year 24-25। therefore he fails to satisfy condition
6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। तो इसको जो है हम लोग माफ कर दिए, नॉन रेसिडेंट बन गया तो बस कनाडा गवर्नमेंट ही से इनकम टैक्स लेगी, अपना जो है इंडिया गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो अब आपको समझ में आया ये एक्सेप्शंस वाला रूल। तो इसके साथ जो है ये सेम एग्जांपल जो है शिप क्रू के लिए भी अप्लाई होगा। अगर आप ये शब्द देख लो कि अगर कोई बंदा इज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू, तो उसके केस में भी यही वाला आप एग्जांपल जो है लगा देना। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको लॉ लिखना है कि जनरली इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनने के लिए एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) सेटिस्फाई करना पड़ता है। हाउएवर in this case is an exception to section 6 subsection 1 clause C, so a person to become a resident in India in this case has to satisfy section 6(1)(a। अब उसके बाद लिख देना 6(1)(a) में क्या है, फिर बोलना प्रेजेंट केस में इतने दिन था प्रीवियस ईयर में, एंड जो है वो फेल करता है टू सेटिस्फाई 6(1)(a, देयरफॉर नॉन रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट है। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो रेसिडेंट भी बन जाएगा, तब तो अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। 182 डेज और मोर था, यानी कि 6 महीने से ज्यादा इंडिया में था। अगर भैया तुम एक तो फॉरेन में है, फॉरेन में रहता है, तुम बोल रहे कि दादा हम फॉरेन में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, हम मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू है, और तुम उसके नाम पे 6 महीने इंडिया में बैठा हुआ है, तो दादा तुम तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में है। 182 डेज मतलब क्या हुआ, 6 महीने से ज्यादा तुम इंडिया में है ना? तो भाई तब तो रेसिडेंट है, फिर टैक्स दो इंडिया में, फिर कहाँ तो बाहर टैक्स दे रहा है। समझ में आ रहा है लॉजिक, भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देता है और फिर ये वाला टॉपिक हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? हाँ चलो ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपको जो देता है इसी केस पे, ये अपना थर्ड वाला जो केस है इसके केस में, ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, हाँ मान लेते हैं कि हमारे पास है मिस्टर कबीर सिंह। मिस्टर कबीर सिंह is a citizen of India, is a citizen of India, is a citizen of India, ठीक है। he left India, he left India on 1/4/2012, ठीक है। 1/4/2012, 2012 ज्यादा हो जाएगा, रुक जाओ, और 1/4/2000 कर लेते हैं 2019। 1/4/2019। However, India, however, he visited India. However, he visited India in the following manner, ठीक है, in the following manner. On 1 अगस्त 2020 for 90 days. On 1 नवंबर 2020
21 for 67 days on 15th September 2022 for मान लेते हैं 78 days। on ऑन मान लो कि आया था 1 अक्टूबर 2023 फॉर 132 days on 12th February 12th January for 63 days। 12 जनवरी 2024 फॉर 63 days। determine रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, तो क्लिक होना चाहिए कि सर असेसमेंट ईयर 25-26 है, मतलब तो सर आपका प्रीवियस ईयर होगा 24-25, है ना। ये सब क्लिक कर रहा है मतलब आप चैप्टर सीख रहे हो, कर पा रहे हो। नहीं कर रहा है तो दिक्कत है, तो फिर बार बार देखना, वीडियो दिया ही हुआ है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 है, यानी कि प्रीवियस ईयर 24-25 है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोल्यूशन के लिए हम लोग बनाएंगे टेबल। तो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया तो 3 कॉलम बनता है आपका प्रीवियस ईयर, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज और फाइनली आपका टोटल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा सम आएगा कि अलग अलग प्रीवियस ईयर दिया हो तो आप जो है रिवर्स जाएंगे। तो हमारा लेटेस्ट प्रीवियस, हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये हमारा करंट असेसमेंट ईयर है, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 24-25। हम लोग देखेंगे रिलेवेंट ईयर 24-25 में ये कितने टाइम के लिए रहा था। तो 24-25 में जो है यहाँ पे ये इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कि कितना दिन रहा था, तो हम लोग को जो है बार बार महीने करके गिनना नहीं। तो हम लोग एक प्रीवियस ईयर देते हैं, टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ डेज। ठीक है, तो 24-25 में ये 63 डेज रहा था अपना। 23-24 में ये जो है रहा था कितना, 132 डेज। 22-23 में रहा था ये 78 डेज। बस अपना 21-22 में रहा था कितना, 78 डेज के ऊपर है अपना 67 डेज। 20-21 में रहा था 90 डेज। ठीक है, चलो यहाँ पे एक चीज और दे देता है। केस वन
his Indian income, case 1, his total income excluding foreign income is less than 15 lakh. Case 2, his total income excluding foreign income is greater than 15 lakhs. ठीक है, तो दो केस है, ठीक है, दो केस। तो देखो हम आपके साथ सॉल्व करते हैं। तो केस 1, केस 2। तो देखो केस 1 के केस में हमारे पास हमारा ये सबसे पहले देखो, जब भी आपको ऐसे बोलेगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड ये इंडिया छोड़ के चला गया है 1/4/2019 को, काफी पहले इंडिया छोड़ के चला गया, बट ये इंडिया आया है विजिट पर्पस के लिए इंडिया है, यानी कि आप समझ जाओ कि ये जो है ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल, एक्सेप्शन टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। तो यानी कि इस पे जो है 182 डेज वाला कंडीशन लगेगा। कि जैसे ही आप देख लो कि ये बंदा बहुत पहले इंडिया छोड़ के चला गया और ये जो है विजिट्स किया है जैसे इंडिया में रैंडमली, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ये सेक्शन 6(1)(c) का एक्सेप्शन वाला केस है, यानी कि 60 दिन वाला कंडीशन जो है इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, 60 दिन वाला कंडीशन जो है इस पे नहीं लगेगा। एक बार हम जो है एक बार डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये नहीं तो मजा नहीं आएगा। नॉन रेसिडेंट बन गया तो सर खेल ही हो गया ना फिर तो। इसको हम कर देता है ड्यूरिंग, तो थोड़ा सा चेंज करता है डेटा ऑन 1 अगस्त फॉर 127 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 127। हाँ, तो ये जो है अपना एक्सेप्शनल केस है, किसका? अपना जो है एक्सेप्शनल केस है 6(1)(c) का, यानी कि 60 दिन वाला कंडीशन जो है इस पे नहीं लगेगा, 182 डेज वाला कंडीशन जो है इस पे लगाना पड़ेगा। तो केस 1 क्या है कि इसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम जो है ये 15 लाख के नीचे है। अभी ये हम आपको क्यों बोला, क्योंकि देखो याद करो ये थियोरी क्या था कि जब भी ऐसा हो कि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में जनरली रहता नहीं है पर इंडिया आता है विजिट पर्पस के लिए, अगर उसको रेसिडेंट बनना है तो 182 डेज वाला केस सेटिस्फाई करना होगा। बट जब ऐसा हो कि उसका इंडियन इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, सॉरी यानी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम जो है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके केस में जो है ये रेसिडेंट बन जाएगा कब? जब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो 182 डेज वाला था ही, और दूसरा उसके साथ साथ क्या था कि प्रीवियस ईयर में 120 दिन से ज्यादा प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ऐसा अगर वो करता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो हमारे केस में जो ये बंदा है कबीर सिंह, ये जो है क्या है, इसका दो केस है। केस 1 में तो इसका टोटल इनकम 50 लाख से कम है, तो अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या इस पे 120 डेज वाला कंडीशन लगेगा? आंसर इज नो, इस पे 120 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 120 डेज वाला जो मॉडिफाइड 6(1)(c) है ये तभी लगता है जब जो है इंडियन इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है। पर क्या यहाँ पे इंडियन इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है? हम यहाँ 50 लिख दिया क्या गलती से यार? यहाँ पे 50 लिख के बैठा है यार, रुक जाओ, इसको हम करेक्ट करता है, ये 15 लाख होगा। ठीक है, ये जो है ये होगा 15 लाख। हाँ अब ठीक है, तो क्या 15 लाख से ज्यादा है? आंसर इज नो। पहला केस में तो नहीं है, तो इन केस 1 हम लोग बोलेंगे सिंस ही पेड इन इंडिया, हम बस कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है ना, फॉर 127 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 which is less than 182 days
therefore he is a non-resident. समझ में आया? तो केस 1 के केस में सिंस इसका इनकम 15 लाख से कम है तो इसको रेसिडेंट बनने के लिए जो है 182 डेज वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे लिख देता है, here he can become resident only by satisfying 61A। ठीक है। बट केस 2 में इसका जो है सारा थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, इसका इनकम जो है ग्रेटर देन 50 लाख। अब जैसे ही इनकम ग्रेटर देन 50 लाख होगा, और ये है अपना कौन सा कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, यानी कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has left, who does not reside in India but came to India for visiting purpose and his total income is greater than 15 लाख। तो इसके केस में जो है मॉडिफाइड कंडीशन से भी ये, मॉडिफाइड 61C से भी ये रेसिडेंट बन सकता है। तो मॉडिफाइड 61C क्या बोलता है, सिंस he has stayed in India for 127 days during previous year 24-25, which is greater than 120 days। अब सर ये 120 डेज कहाँ आया, मॉडिफाइड कंडीशन याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। ग्रेटर देन 120 डेज एंड फॉर, अब बस 120 डेज कर देने से हो जाएगा क्या? नहीं सर, लास्ट 4 ईयर में जो है 365 दिन से ज्यादा भी करना होगा। मॉडिफाइड कंडीशन है कि एक तो आपको प्रीवियस ईयर में 120 दिन से ज्यादा रहना है, प्लस 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जो है आपको 365 डेज से ज्यादा रहना है। तो अभी हम लोग को देखना है कि क्या ये ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा रहा है, देखते हैं। तो 132 प्लस 78 प्लस 67 प्लस 90, तो 367 डेज हो रही है। तो ये हो रहा है अपना 367 डेज, and for 367 days during 4 years immediately preceding previous year, which is greater than 365 days, therefore he is resident। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार हम उसको नटशेल में बता देते हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए नोट भी दे देते हैं कि मॉडिफाइड कंडीशन, मॉडिफाइड 61C, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1C का क्या क्या एक्सेप्शंस होता है। उसके अलावा जो है हम लोग पढ़ा कि सेक्शन 61C का एक मॉडिफाइड कंडीशन भी है, जो कि ऐसा है कि एक 60 दिन की जगह हम लोग 120 दिन देखते हैं, प्लस 365 दिन ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और उसके बाद जो है हम लोग दोनों कंडीशन पे एक एक सब बने, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा एक्सेप्शंस टू सेक्शन 61C समाप्त हो जाता है, और आपका बस जो है एक और टॉपिक बच गया, दैट इज आपका सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 और सेक्शन 61A। अभी 61C का एक्सेप्शन पढ़ लिया तो 61A आसान हो जाएगा, और 66 बचा हुआ है जो कि एक और वीडियो पे कवर हो जाएगा। इसी लेंथ का एक और वीडियो जो है बना देता है, जिससे जो है वीडियो लेंथी ना हो जाए और आप भी जो है थोड़ा सा टाइम लेके देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक बार के लिए वीडियो समाप्त करता है। और आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हो तो कमेंट करो क्या दिक्कत आ रहा है, या फिर वीडियो कैसा लग रहा है, चीजें समझ आ रही है कि नहीं। इससे मेरे को पता चलेगा कि मैं जो बना रहा हूँ अब तक सही से कन्वे हो पा रहा है। नहीं तो मेरे को ना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, ठीक है ना।
चलो ठीक है, हम यहाँ पे सेशन आज का वाइंड अप करता है, और एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिससे जो है हम लोग एडिशनल कंडीशन वगैरह फुलफिल एडिशनल कंडीशन जो बचा हुआ है वो भी खत्म कर लेंगे, एंड उसके बाद यस क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये चैप्टर जो है रैप अप हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू।